विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासियों को लेकर जमकर सियासत देखने को मिली है। आदिवासी समाज से आने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। पत्र में दीपक बैज ने लिखा कि आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बनाए जाने से समाज में खुशी है, लेकिन 8 माह की सरकार में आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचार, उपेक्षा से पूरा समाज आहत है। उन्होंने पत्र में लिखा कि आदिवासी पुलिस और नक्सलियों के बीच पिस रहे हैं। बस्तर में फर्जी मुठभेड़ में आदिवासी मारे जा रहे हैं। बीमारियों से आदिवासियों की मौतें हो रही हैं। रायपुर में आदिवासी युवक की हत्या की गई। आदिवासियों को 32% आरक्षण का विधेयक लंबित है। ये कैसी आदिवासियों की कैसी सरकार है? आदिवासी समाज से होने के नाते कुछ आदिवासियों से जुड़े मुद्दे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज पत्र लिख रहा हूं कि इस 8 महीने की सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में सबसे ज्यादा आदिवासी प्रताड़ित हुए हैं। जब आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे, पूरे आदिवासी समाज को प्रसन्नता हुई थी कि आदिवासी समाज के प्रदेश का मुखिया बनाया गया है। 8 महीने की आपकी सरकार में आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, उपेक्षा से आज पूरा समाज आहत है। बस्तर में एक बार फिर से आदिवासी नक्सलवादी और सुरक्षा बलों के 2 पार्टों के बीच में फिस रहा है। दीपक बैज के पत्र के बाद बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। आदिवासियों कल्याण के कार्यक्रमों पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपनी सरकार के कार्यकाल पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो सरकार जो काम कर रहा है वो सबके सामने स्पष्ट है। आज आदिवासी समाज आगे बढ़ रहे हैं, संगठित है, उसके संस्कृति है। ये संस्कृति भी एक को भी बढ़ावा मिल रहा है। कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। उनका भी कार्यकाल हम लोग देखे हैं। आज आदिवासी समाज का जो विकास हो रहा है, चाहे उसके क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, वो सबके सामने है, कोई छुपा नहीं। विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासियों के हित को लेकर लिखे गए पीसीसी चीफ दीपक बैज के पत्र से सियासी पारा हाई है। हालांकि आदिवासियों को लेकर ये सियासत नई नहीं है। दोनों ही पार्टियां आदिवासी हितैषी होने का दावा करती रही। देखना ये कि आदिवासी समाज इनमें से किसे अपना हितैषी मानता है। कैमरामैन रूपेश यादव के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। आदिवासी मेरे, जी हां, इस तरह का दावा कोई सी भी पार्टी हो वो करती हुई नजर आती है और पार्टी अपने आप को आदिवासी हितैषी बताती है। तो छत्तीसगढ़ के साथ ही आज विश्व भर में आदिवासी दिवस मनाया गया और प्रदेश भर में बड़ी आबादी आदिवासियों की। ऐसे में सत्ता पर पहुंचने की चाबी भी आदिवासियों को ही छत्तीसगढ़ में माना जाता है। आदिवासी दिवस के दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आदिवासियों के हित और प्रदेश के विकास को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिख दिया। फिर क्या था? पत्र के बाद होना वही था जो कि छत्तीसगढ़ में हमेशा से सुनाई और दिखाई देता है, और वो है छत्तीसगढ़ की सियासत। जी हां, आदिवासी दिवस एक और मनाया गया तो दूसरी ओर सियासत भी जमकर आज उबाल आई है। किन मुद्दों को लेकर आज सियासत हुई, क्या कुछ पक्ष और विपक्ष के कहने रहे, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। आदिवासी दिवस पर क्यों छिड़ी सियासी महाभारत? पीसीसी चीफ दीपक बैज के सवालों में कितना दम? क्या सचमुच पीड़ित और उपेक्षित हैं आदिवासी समाज? भाजपा और कांग्रेस में किसके राज में आदिवासियों का भला? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक बार फिर से सियासत जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। आदिवासी दिवस पूरे देश भर में आज मनाया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी अलग ही छटा दिखाई दी, वो है सियासत। क्योंकि त्योहार कोई भी हो, सियासत छत्तीसगढ़ में ना हो ऐसा कहा नहीं जा सकता। हर मुद्दों को लेकर हमेशा छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को ही मिलती है। क्योंकि आज आदिवासी दिवस था, दीपक बैज ने एक पत्र विष्णुदेव साय के नाम लिखा, और पत्र तो लिखा, लेकिन पत्र में क्या लिखा है ऐसा जिसकी वजह से सियासत शुरू हो चुकी है। तो क्या है सियासत के मायने, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ के एस चौहान जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ
रवि ग्वालानी जी जुड़ चुके हैं, मनीष वोरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो चौहान जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के कहीं ना कहीं आप पे जो आरोप है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। बीते दिन में हमने देखा था कि सियासत लगातार बढ़ती ही जा रही थी। आदिवासी दिवस तो आपने मनाया है, लेकिन उनका कहना है कि अच्छी बात है, मुख्यमंत्री आपने आदिवासी दिया है, लेकिन उसके बाद आदिवासियों के लिए किया क्या है? खुशी जी, सबसे पहले तो मैं आदिवासी दिवस की सभी आदिवासी भाई बहनों को, सभी छत्तीसगढ़ी भाई बहनों को, बहुत बहुत पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रही बात आदिवासी भाई बहनों की हित की, तो भारतीय जनता पार्टी का अंतिम लक्ष्य ही यही है कि अंत्योदय तक पहुंचना, अंत्योदय तक जो उनका हक है वो उनको दिलवाना। अब मैं खुशी जी कुछ बात कहना चाहता हूं और उसके बाद परिणाम के साथ आपके साथ बात भी अपनी कंप्लीट करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आकांक्षी जिले का जो फंड आता है, वो सबसे ज्यादा आकांक्षी जिले जो चिन्हित किए गए हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। वहां पर स्पेशल फंड आता है। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ भाई बहनों के लिए जो स्पेशल पैकेज दिया गया है उसकी अलग व्यवस्था कराई गई है आकांक्षी जिलों के द्वारा। और जब से हमारी सरकार आई है 2014 से, तो जितने आदिवासी भाई बहनों की जो अनुसूचित में नाम नहीं आ रहे थे, सबसे ज्यादा पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा उस अनुसूचित जो सूची है उसमें लाया गया है नाम उनका। तो तीसरी बात यह है कि गांधी जी का सपना था कि एक आदिवासी महिला जब शीर्ष में चली जाएगी तब मैं ये समझूंगा कि सभी को इंसाफ मिल गया। तो हमने वो कर दिखाया, जिसका विरोध आज जो ये पत्र लिख रहे हैं वो कर रहे थे। इसका विरोध कर रहे थे जब द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया। और उसके बाद आज तक आप ये बताइए कि किसी आदिवासी को कोई अहम आपने पद दे दिया? आपने मोहन मरकाम को पद दिया था, लेकिन मोहन मरकाम की कुछ नहीं चलती थी, वो अपनी ही पार्टी में दरकिनारे कर दिए गए थे। और जैसे दीपक बैज जी जितने कम आते हैं दूसरों के बयान ज्यादा आते हैं। जो आज सिर्फ विधायक है उनके बयान ज्यादा आते हैं। ऐसा लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष भी वही है और नेता प्रतिपक्ष भी वही है और सब कुछ वही है, तो उनके बयान ज्यादा आते हैं। ये लोग तो बेचारे लोग साइड पे साइड डोर कर देते हैं। रही बात पत्र की, पत्र इन्होंने इसलिए लिखा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अपने काम के प्रति हमने जो 7-8 महीने में करके दिखा दिया है उसके लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से ये सब चीजें करते हैं। अब रही बात, सबसे मेन बात जो बता रहा हूँ खुशी जी, वो ये है कि वो ये बोलते हैं कि आदिवासी भाई बहनों के लिए कुछ आपने किया नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आदिवासी भाई बहन इतने जागरूक हैं कि जब 2018 में आपकी सरकार आई थी तो बस्तर में आपको 12 की 12 सीटें मिली थी और आज 12 में से 11 सीटें आपने गंवा चुके हो। 11 सीटें हमारे भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई हैं। इसका परिणाम ये है कि ये आज जो आदिवासी भाई बहन है वो जो पहले रमन सिंह की सरकार में अपने आप को सिक्योर, सुरक्षित, समृद्ध समझते थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समझते थे और वही इस बार भी हुआ। दूसरी बात, इससे ज्यादा विधानसभा से भी ज्यादा, अब आप बोलेंगे विधानसभा में तो आपने ऐसे ही ऐसे कर दिया था, लेकिन विधानसभा से भी ज्यादा जो 5 महीने के बाद हमारी लोकसभा होती है उसमें भी बस्तर की सीट इनको गंवा देनी पड़ती है। दीपक बैज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये खुद अपनी सीट हार गए थे। लोकसभा की सीट में वोट ऑफ परसेंटेज आप देख लीजिए सभी विधानसभा का, तो वोट ऑफ परसेंटेज पूरी 11 की 11 विधानसभा में पहले से विधानसभा से भी ज्यादा आ गया था जी। तो ये परिणाम है कि हमारी सरकार उनका काम कर रही है।
चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं इसका रवि जी से। रवि जी, क्यों लगता है कि बीजेपी ने पद तो दिया है आदिवासी को कहीं ना कहीं, लेकिन बरगलाने का काम किया है आदिवासियों को? क्यों आपको लगता है कि काम नहीं हो रहे हैं, आदिवासी आहत हो रहे हैं? खुशी जी फिर से कहेंगे, मेरे पास आवाज नहीं पहुंची। जी रवि जी, आखिर क्यों लगता है आपको कि आदिवासी जो है आहत हो रहे हैं? अच्छा नहीं कर रही है बीजेपी उनके साथ? क्योंकि आपका कहना है कि ठीक है मुख्यमंत्री आपने बना दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य नजर नहीं आ रहे आपको। देखिए खुशी जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज विश्व आदिवासी दिवस की सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देखिए 5 वर्ष जब हमारी सरकार थी तो विश्व आदिवासी दिवस को भव्यता के रूप में हमने मनाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर से यहाँ पर लोग अपनी प्रस्तुति देने आते थे और इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, पूरे देश और विदेश तक के चर्चाएं हुई। लेकिन आज आप देखिए इनकी सरकार आ गई है, विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर कोई चर्चाएं नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कहीं से कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, पहला। दूसरी चीज, आदिवासी मुख्यमंत्री है, हम उनको शुभकामनाएं भी दिए थे जब वो विष्णुदेव साय जी बन करके आए थे कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उन्होंने पिछले 6 से 8 वर्षों में आदिवासी समाज के लिए क्या किया है? आप देखिए, हमारे समय में कुपोषण इतना बड़ा हुआ था, हमने उसके लिए सुपोषण अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार गई और हमारी आई थी तो 5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित थे। हमने सुपोषण अभियान चलाया और हमने 3.5 लाख बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो वो अभियान बंद हो जाता है। आदिवासी लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के समय में 15 साल से जमीनें अधिग्रहण की हुई थी, उसको देने का काम हमने किया और उसके बाद आप देखिए वो लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रुके हुए कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाने के बाद बस्तर की बात करिए या रायपुर की बात करिए, जो आदिवासी बच्चे रह रहे हैं उनके खिलाफ कई सारे असामाजिक तत्व जो है वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। कई बार इस तरह की भी बातें सामने आ रही है कि कुछ आदिवासी को नक्सली बोल करके जेल में डाला जा रहा है, लेकिन वो लोग नक्सली हैं कि नहीं है इसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मुख्यमंत्री जरूर बनाई है, लेकिन जो हमारे प्रदेश में बहुल्यता है उनके लिए कुछ खास काम हो ही नहीं रहे हैं। इसीलिए हमारे अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र करके ध्यानाकर्षण करने की कोशिश की है कि आपको ये सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें कर रही है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे खुशी जी, तो आदिवासी समाज की अगर मैं खास करके बात करूं तो कोई भी ठोस कार्य नहीं हो रहा है। ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, बातों से कुछ नहीं होगा। ना उनके आरक्षण के मुद्दे के ऊपर कुछ काम हो रहा है, कहीं कोई काम तो हो ही नहीं रहा है। चलिए ठीक है, इसका जवाब लूंगी केएस चौहान जी से। उसके पहले मनीष जी से प्रतिक्रिया ले लेते हो। मनीष जी, देखिए पार्टी कोई भी हो लेकिन खुद को आदिवासी हितैषी हमेशा से बताती हुई नजर आई है, क्योंकि जायज है ये चीजें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आबादी की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर आदिवासियों की आबादी बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं साधने का प्रयास दोनों ही पार्टी चुनाव के पहले भी करती हुई नजर आई थी और आज तक यही सारी गुण सुनाई देती है। लेकिन निश्चित तौर पर कितनी चीजें आप देख पा रहे हैं कि कितना भला आदिवासियों का हुआ है और जिस तरह के आरोप आज लगे हैं बीजेपी पे, कितनी सत्यता आप देख पा रहे हैं उसमें? देखिए, निश्चित रूप से एक बात आपकी सच है कि छत्तीसगढ़ जो है वो आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ पर लगभग कुल आबादी का 34% जो है वो आदिवासी हैं। और यदि हम बात करें तो पूरे देश के आधार पर बात करें तो छत्तीसगढ़ ऐसा दूसरा राज्य है जहां पर सर्वाधिक संख्या है आदिवासियों की। तो ये जो स्थिति है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने का रास्ता भी आदिवासी क्षेत्रों से होकर ही जाता है। जो वहां पर जीतता है वही सत्ता पर काबिज होता है। आप देख लीजिए, इसके पहले यदि हम बात करें तो कांग्रेस जो है वो आदिवासी सीटें लगभग 11 के आसपास थी, उसमें 28 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती थी और सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी। उसी प्रकार यदि हम अभी बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी जो है मैक्सिमम सीटों पर जीती है। बस्तर की 11 सीटें भाजपा के पास है, उसमें उसके बाद भाजपा जो है वो सत्ता में लौटी है। तो एक ये रास्ता जो जाता है वो आदिवासियों से होकर के जाता है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये कि आदिवासी क्षेत्रों से होकर के आदिवासी सीटों से जीतकर आप सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आदिवासियों के हित के लिए, आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके जो रहन सहन है, उनके जो
लोक नृत्य है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी संस्कृति है, उसमें उनको रखते हुए कैसे उनके जीवन स्तर को आप उठा सकते हैं, इसको लेकर के महत्वपूर्ण सवाल उठता है। तो इसमें देखिए दो चीजें होती है। सबसे पहली बात यह कि आदिवासियों का जो पूरा जीवन यापन है वो वनोपज के ऊपर में डिपेंड करता है। तो वनोपज को लेकर के कांग्रेस की सरकार ने भी बड़े कदम उठाए थे और अभी भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम धरातल पर जाकर के देखें तो वास्तविक स्थिति यह है कि आज भी आदिवासी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की बहुत गंभीर समस्या है और उस समस्या से आज भी वो लोग दो चार हो। देखिए पीने के पानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो वहां पर उपलब्ध नहीं है और ये जो स्थिति है बहुत ही चिंताजनक है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो है पीने का पानी तक वहां पर सही नहीं मिल पाता है। तो ये जो स्थिति है इससे देखने की आवश्यकता है। आप ठीक है उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, उनका जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए काम करें, मगर बेसिक जो रिक्वायरमेंट है पीने के पानी की जो सुविधा होती है वो सही नहीं मिल पाती। उसकी वजह से बड़ी संख्या में वहां पर लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये जो स्थिति, इससे बचने की आवश्यकता है और इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। देखिए आजादी के 78 वर्षों के बाद भी यदि देश के किसी हिस्से में और विशेषकर उस हिस्से की बात जहां से हम बात करते हैं कि जिनके जीवन स्तर को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं, उस हिस्से में ऐसी बेसिक समस्याएं हैं तो वहां पर आप कैसे काम कर सकते हैं, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। पीने के पानी को लेकर के केंद्र सरकार निश्चित रूप से बड़ी योजना पूरे देश के अंदर में चला रही है, वो योजना उन क्षेत्रों में भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, ये बड़ी समस्या है। उसके साथ साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए वनोपज की जो खरीदी है उसको लेकर के एक बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि उसके लिए कांग्रेस ने भी प्रयास किया था और अभी भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो लोग वास्तविक हकदार हैं, जो वास्तविक रूप से वहां पर काम करते हैं, जो जिनका जीवन यापन वनोपज पर ही निर्भर करता है, उन तक वो सुविधाएं पहुंचे, उन तक जो आपने रेट तय किए हैं वो पैसा उन तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने की निश्चित तौर पर मनीष जी एक बारीकी से जांच की आवश्यकता है कि जिन आदिवासियों को सुविधा नहीं मिल पा रही वहां तक भी सुविधाएं पहुंचे। चलिए इसी को लेकर केएस चौहान जी से प्रतिक्रिया लूंगी। केएस चौहान जी देखिए ठीक है, पद आपने दिया, आप द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे थे कि ठीक है हमने पद दिया है, आदिवासियों के हम हितैषी है, लेकिन नहीं लगता कि जो जमीनी स्तर पर अभी भी समस्याएं आदिवासियों के साथ बनी हुई है, थोड़ा फोकस उसको और भी करना चाहिए? देखिए खुशी जी, इम्प्रूवमेंट लगातार ये प्रक्रिया है, एक मतलब निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और इम्प्रूवमेंट लगातार होते रहता है। जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आकांक्षी जिले जो दिए हैं उसके प्रभारी बनाए हैं हर मंत्री को। आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल में जब इनकी सरकार थी, भूपेश सरकार थी, तो हमारे मंत्री आते थे और आकांक्षी जिलों के सर्वे करते थे, वहां पर देखते थे और उसके बाद चले जाते। तो यही कांग्रेसी उंगलियां उठाते थे कि ये राजनीति करने आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने आए हैं। जब इनके खुद के नेता ये बोलते थे कि 1 रुपए यहाँ से निकलता है और 15 पैसे वहां पर पहुंचते हैं, और जब हम ऑनलाइन सिस्टम लेके और सभी चीजें आकांक्षी जिले लेके और उसके बाद वहां पर प्रभारियों को भेजते हैं कि अंत्योदय तक वो वाली हमारी सुविधाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, आप मानिए या ना मानिए, आंकड़े ये बोलते हैं कि जब से 2014 से सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में आई है, उसके बाद आदिवासियों का जीवन यापन बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है। मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी निभाया है। उसके कुछ उदाहरण ये हैं कि 200 किलोमीटर की जो लाइन है, वो रेलवे लाइन, वो बस्तर जिले में बढ़ाई गई। 6 रेलवे स्टेशन बस्तर जिले में बनाए गए 2014 के बाद। उसके बाद 4 स्टेटों से रोड को जोड़ा गया, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से और उड़ीसा से। ये 4 स्टेटों से बस्तर को डायरेक्ट जोड़ा गया। ये क्यों हुआ? और अभी भी जो फंड दिया गया उसमें जो हैदराबाद से सीधा ऐसा जोड़े जा रहा है, नहीं सॉरी, विशाखापट्टनम से जोड़ा जा रहा है बस्तर की लाइन को। तो ये सभी चीजें किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने। अब मैं आ जाता हूं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बहुत कुछ बोल रहे थे कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया है, तो आपने ये आदिवासियों के लिए ये किया है। आरक्षण की बात कर रहे थे महोदय आप, तो आरक्षण के 32% किसने किया था? रमन सिंह सरकार ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आपने अड़ंगा डालने का काम किया, अपने ही आदमियों को वहां पर खड़े किया, और जब
वो रुक गया, मामला रुक गया। उसके बाद उन्हीं को पुरस्कृत करते हैं आप, एक को आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं, एक को मंत्री पद का दर्जा देते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तीसरी बात, आपने बोला कि उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि उत्सव की आड़ में आप उनका काम नहीं कर रहे थे। आपने ये बोला था, मुख्यमंत्री जी ने बोला था, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, कि जैसे ही कोर्ट का ये आदेश आ जाएगा, हम इसीलिए रुके हुए हैं, जैसे ही कोर्ट का आदेश आ जाएगा वैसे ही हम लोग पूरी भर्तियां 24 घंटे के अंदर करेंगे। 2 सेकंड और हमने नर्सिंग कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, मेडिकल कॉलेज खोला और नगरनार का प्लांट खोला। आपने 100 करोड़ का ऐसा कौन सा काम कर दिया, एक काम जिसका शिलान्यास आपने किया हो, जिसका फीता आपने काटा हो? ऐसे 100 किलोमीटर की बस्तर। चलिए ठीक है, केएस चौहान जी, पर्याप्त समय आपको मिला है क्योंकि समय की कमी। मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ रवि जी से। रवि जी देखिए, बार बार यही सवाल उठता है कि ठीक है आप आरोप तो लगाते हो अभी की सरकार पर, बीजेपी पर आरोप लगाते हो, लेकिन ये बात आपके दिमाग में पहले क्यों नहीं आती है, विचार क्यों नहीं आ पाते हैं? ठीक है आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपने दिया है लेकिन काम नहीं कर रहे, लेकिन काम तो उन्होंने भी गिनवाए थे। अब यही सोच अगर आपकी देखे तो मुख्यमंत्री तो आप भी ला सकते थे ना आदिवासी, आपके पास भी मौका था। देखिए खुशी जी, इन लोग कह रहे हैं काम हुआ है। हाँ। मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि जब हमें सरकार मिली आज से 5-5.5 वर्ष पहले, तो उस समय में स्कूल बंद हो गए थे। ये कह रहे हैं इन्होंने विकास किया है। ये कैसा विकास है जहां स्कूल बंद हो गए, बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और ये कह रहे हैं ये विकास कर रहे हैं। लघु वनोपज की खरीदी, अभी वरिष्ठ पत्रकार जी भी लघु वनोपज की बात कर रहे थे। पूरे देश का सबसे ज्यादा लघु वनोपज खरीदी का काम अगर किसी ने शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। कितनी सारी चीजें जो लघु वनोपज में पहले नहीं आती थी, 15 वर्ष इन्होंने सरकार चलाई। डॉक्टर रमन सिंह जी 15 वर्ष मुख्यमंत्री थे, जो वहां पे लघु वनोपज बस्तर क्षेत्र में की बात करें या सरगुजा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसको कभी इस तरह से खरीदी नहीं होती थी। एक एक के दाम 1.5 2 गुना बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। मुख्य धारा में आदिवासियों को लान काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये किस तरह का भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही है? वो सब ठीक है, लेकिन फिर चूक कहां हो गई? जब विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आया उसके बाद लोकसभा में स्थिति क्यों दिखाई दी, जबकि ज्यादा से ज्यादा आबादी तो आदिवासी की है ना? क्यों फिर आप पे भरोसा नहीं हुआ? चुनाव में हार जीत के मुद्दे बहुत सारे होते हैं। कभी कोई एक सिंगल पैरामीटर नहीं होता जिसके ऊपर आप हार जीत की बात कर ले। और जनता अभी से कहना शुरू कर दी है कि भूपेश बघेल जी का कार्यकाल ज्यादा अच्छा था, उनके समय में उन लोगों को उनकी चीजें अच्छे से मिलती थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता था। अभी तो दहशत का माहौल चालू हो गया। किस प्रकार के विकास की बात कर रहे हैं? न बच्चों के पोषण के लिए कोई काम हो रहा है, न महिलाओं में जो खून की कमी हो गई थी उसको ठीक करने के लिए कोई काम हो रहा है, न शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए कोई काम हो रहा है। चलिए ठीक है, समय की कमी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगी मैं मनीष जी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। मनीष जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हैं, लेकिन कितनी संभावनाएं आप आगे देख पा रहे हो आदिवासियों के लिए? हितैषी दोनों ही पार्टी बताती खुद को आदिवासी, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां नजर आ रही है उसको देखते हुए आगे कितनी संभावना है कि स्थितियां सुधर पाएंगी? देखिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री मिले हैं और सहज सरल और काम करने के लिए आतुर मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आने वाले समय में आदिवासियों के लिए कई योजनाएं आएंगी। और अभी भी उन्होंने जो मनीष जी कहा जा सकता है कि योजनाएं तो लाई जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी जमीनी स्तर पर कितना पहुंचेगी। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से सियासत जो है आदिवासी बन चुका है, छत्तीसगढ़ में मुद्दा आदिवासी का है, लेकिन देखने वाली बात होगी आदिवासी हितैषी कौन बन पाता है और सियासत कहां तक पहुंच पाती है। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।